नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 भूगोल एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी भूगोल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना अध्याय नंबर 3 का सारांश लेकर आए हैं। और इस पार्ट से बीपीएससी ने ऑलरेडी टीआरई 1 में पी वेव का सवाल पूछा था और इसके अलावा टीआरई 1 में रिक्टर स्केल का सवाल भी यहाँ से पूछा गया था। इसके अलावा बीपीएससी ने ही टीआरई 2 में मरकली स्केल का पैमाना एक होता है, भूकंप से रिलेटेड होता है, वो भी जो सवाल था यहाँ से पूछा था। इसके अलावा जो अन्य सवाल बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है हम परतों में देखते हैं, 3 प्रकार की परतों में देखते हैं। सबसे ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं, दूसरी परत को सीमा बोलते हैं और सबसे जो निचली परत होती है इसको हम निफे बोलते हैं। सियाल वाली जो परत होती है इसको सामान्यतः क्रस्ट बोला जाता है और सीमा वाली जो परत होती है इसको सामान्यतः मेंटल बोला जाता है और निफे का जो परत होता है इसको कोर कहा जाता है। इतना आपने इससे पहले पढ़ा होगा। और साथ में यह जो चैप्टर है 6th या 7th क्लास एनसीईआरटी में भी हमने इस चैप्टर को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। तो आप सभी लोग 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए, वहाँ पे आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसको हम अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वहाँ पर जा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस वजह से अप्रत्यक्ष प्रमाण जो होते हैं, जो इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है, जिसको अभी हमने क्रस्ट मेंटल कोर के रूप में आपको दिखाया कि सियाल, सीमा और निफे की परतों में विभाजित है। और भूगर्भ की जानकारी के साधन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस है, 6370 किलोमीटर है। ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है। फिर बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जो जानकारी है परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष स्रोतों की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोतों में पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें होती हैं, अथवा वे चट्टानें होती हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। तो डायरेक्ट अगर हमें अध्ययन करना है पृथ्वी की आंतरिक परतों का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अगर हमें डायरेक्ट अध्ययन करना है प्रत्यक्ष रूप से, तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है कि जो धरातलीय चट्टानें होती हैं जो हम खनन क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खान है 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। तो 3 से 4 किलोमीटर गहरी अंदर आंतरिक भाग में जाकर वहाँ पर उसका जो धरातलीय चट्टान है उनका हम अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाएं भी चल रही हैं जिनकी मदद से हम प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, जिसको हम डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, ये भी प्रत्यक्ष तरीका है जानने का पृथ्वी की आंतरिक परतों में। और आज तक का अगर बात करें सबसे जो गहरा प्रवेधन, सबसे जो गहरी खुदाई या ड्रिल किया गया है वो आर्कटिक महासागर में कोला नाम का क्षेत्र है। तो आर्कटिक महासागर में कोला नाम का क्षेत्र है और आर्कटिक महासागर में कोला नाम के क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहराई तक वहाँ पे ड्रिलिंग प्रवेधन किया गया है। और किस प्रोजेक्ट की मदद से, तो यहाँ पे दिया गया है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और साथ में इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ पे किया गया है। तो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र याद रखिएगा सबसे जो ज़्यादा ड्रिल किया गया है अध्ययन करने के लिए पृथ्वी की आंतरिक परतों का, तो यहाँ पे किया गया है 12 किलोमीटर की गहराई तक। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, ज्वालामुखी निकलता है लावे के रूप में बाहर, तो ज्वालामुखी जो उद्गार होता है वो प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत हमारे सामने होता है। तो जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो वो लैब में ले जाकर, प्रयोगशाला में ले जाकर हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो प्रत्यक्ष जानकारी का एक स्रोत होता है। तो प्रत्यक्ष जानकारी के यहाँ पे जो स्रोत आपको बताए गए एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। तो सबसे आसान जो स्रोत होता है प्रत्यक्ष स्रोत में धरातलीय चट्टानें होती जो खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है कि वैज्ञानिक तरीके से जब हम
प्रवेधन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर महासागर, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में किया गया है। तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार से प्रत्यक्ष जानकारी हमें मिलती है पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में, क्योंकि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो पृथ्वी के आंतरिक परतों से मैग्मा बाहर आता है, तो इस वजह से ये हमारे लिए प्रत्यक्ष जानकारी का एक स्रोत होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन करने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहला होता है कि पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। तो अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई पदार्थ हमें मिला है तो उसका जो गुणधर्म है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके मदद से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ये वैज्ञानिक रूप से इस चीज़ को साबित किया गया है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने पर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक परतों में नीचे जाने पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में नीचे जाने पर या गहराई बढ़ने पर पदार्थ का जो घनत्व होता है वो भी बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है, तो उल्का होता है। तो ये याद रखना आपको परीक्षा की दृष्टि से। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं होती हैं जो कभी कभी धरातल पर पहुंचती हैं। अब उल्काओं का अध्ययन क्यों किया जाता है और यह अप्रत्यक्ष स्रोत क्यों होता है, तो जो उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पृथ्वी के पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। तो इसलिए जो उल्का होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर मटेरियल, उनका जो मटेरियल होता है, जिस चीज़ से वो बने होते हैं, जिस पदार्थ से, उसी पदार्थ से पृथ्वी भी बनी है। तो इस वजह से उल्काओं से हम अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। फिर आते हैं अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। तो भूकंप की मदद से जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत में जाएगा। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र संबंधी जो अध्ययन करते हैं वो भी हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत में जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ गुरुत्वाकर्षणीय बल ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको एक फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, और यहाँ पर ये ध्रुव हो जो है, यहाँ पर विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और यहाँ पर ध्रुव हो गए और नीचे भी ध्रुव हो गए। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो केंद्र है, मान लीजिए केंद्र है, तो केंद्र से जितना दूर जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र से जितना दूर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा दूरी है पृथ्वी के केंद्र से, तो यहाँ पर ध्रुव पे बल ज़्यादा लगेगा। विषुवत जो क्षेत्र है वो एक हिसाब से पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम है, तो इस वजह से यहाँ पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए आप खड़े हैं और यहाँ आप 2 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, यहाँ से आप जंप लगाएंगे तो आपको कोई भी चोट नहीं लगेगी। वही आप यहाँ 10 फीट की ऊंचाई पर चले जाइए और 10 फीट की ऊंचाई से कूद जाइए नीचे, तो आपका पैर टूट भी सकता है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जितना आपका दूरी रहेगा पृथ्वी की सतह से दूरी कह लीजिए, या पृथ्वी के केंद्र से दूरी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि ध्रुव दूर है, और जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है वहाँ पर कम होता है। फिर चुंबकीय सर्वेक्षण जो होता है, चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियाँ भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो एक बार हम अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उनको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। तो पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से हम पता कर सकते हैं आंतरिक परतों के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। उल्का पिंड के बारे में जानकारी से हमको अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है। फिर बात करें तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पता कर सकते हैं, साथ में चुंबकीय सर्वेक्षण से, और साथ में भूकंपीय गतिविधियाँ से। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है भूकंप। तो भूकंप का अर्थ क्या होता है, तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना होती है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। तो भूकंप से रिलेटेड ऊर्जा होती है, ऊर्जा तरंगों के कारण उत्पन्न होती है।
तो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। जो भूकंप तरंगें होती हैं या भूकंपीय तरंगें होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं। तो सिस्मिक वेव्स को हम किस पर मापते हैं, किस पे उनको हम, तो उसका नाम है भूकंप अभिलेख या भूकंप, और इसको इंग्लिश में सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ कहिए या भूकंप अभिलेख कहिए। तो इससे हम जो है जो वेव्स होती है, तरंगें होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, जहाँ से भूकंप का उत्पत्ति होता है, भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है, उसे हम फोकस कहते हैं या केंद्र कहते हैं। इसको हम अवकेंद्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है या फिर जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोकस कहा जाता है। और भूकंप के उद्गम केंद्र को हम अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो दो ध्यान नाम है, ध्यान रखिएगा। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो भूकंप की उत्पत्ति को हम चाहे उद्गम केंद्र बोलेंगे, चाहे अवकेंद्र हाइपोसेंटर बोलेंगे, दोनों सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, उसे हम अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक पहला पॉइंट हो गया कि उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक परतों में होती है, आपको क्लियर होना चाहिए। फिर पृथ्वी की आंतरिक परतों से बाहर निकल के जब भूकंप जो है तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है, तो भूतल या पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, तो उद्गम केंद्र के जो सबसे नज़दीक होता है, उसी को हम बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अधिकेंद्र एपिसेंटर होते हैं, वहाँ पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। फिर है अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं और पृथ्वी की आंतरिक परतों में यहाँ पर कहीं भूकंप की उत्पत्ति हुई, ये हमारा उद्गम केंद्र है, जिसको अवकेंद्र भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो यहाँ से जो भूकंप है, सबसे पहले ये सतह है, तो सतह पर सबसे पहले कहाँ पर पहुँच सकती है, तो आप बोलेंगे ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगी। यहाँ पर बात करेंगे तो देख सकते हैं आप, डायगोनल पॉइंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज वाला, तो डायगोनल पॉइंट या कर्ण वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ से भी ज़्यादा समय, यहाँ भी ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ भी ज़्यादा समय लगेगा। सबसे कम जो समय लगेगा यहाँ पे लगेगा। तो ये एक हिसाब से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, भूकंप की उत्पत्ति होगी तो जो सबसे नज़दीक होगा इसके जस्ट ऊपर होगा, तो यहाँ पर अवकेंद्र होगा या उद्गम केंद्र होगा, और यहाँ पर होगा एपिसेंटर, जिसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। तो अधिकेंद्र या एपिसेंटर भूकंप का इसके जस्ट अवकेंद्र के जस्ट ऊपर होगा, और यहीं पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का जो है आभास होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों की बात करें तो अर्थक्वेक वेव्स, तो भूकंपीय तरंगों की बात करें तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, उसी में आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। तो 200 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ पर स्थल मंडल है। तो 200 किलोमीटर तक का जो पार्ट होता है क्रस्ट का, भूपर्पटी का, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल वाला जो पार्ट होता है 200 किलोमीटर तक का, उतनी गहराई तक जो है भूकंप की जो है उत्पत्ति होती है। तो जो सभी प्राकृतिक भूकंप होते हैं स्थल मंडल में ही आते हैं, ये आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। और 200 किलोमीटर तक स्थल मंडल की जो है गहराई है पृथ्वी के धरातल से। फिर बात करते हैं भूकंप मापी यंत्र। सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। तो यहाँ पे दो नाम आप देख पा रहे हैं, एक है भूकंप मापी यंत्र है जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के लिए भूकंप लेखी वर्ड का प्रयोग किया गया है, भूकंप अभिलेख। तो दोनों ही सही हैं। तो चाहे भूकंप अभिलेख पूछे, जनरली सामान्यतः आप लोगों से भूकंप मापी यंत्र पूछता है। तो भूकंप मापी यंत्र का काम क्या होता है, सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करना। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है भूगर्भिक तरंगे जिनको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। दूसरा है धरातलीय तरंगे जिनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। आइए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। तो जो भूगर्भिक तरंगें होती हैं उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। तो जो भूगर्भिक
भूगर्भिक का मतलब ही होता है जिनकी उत्पत्ति भूमि के या पृथ्वी के गर्भ से हो। तो उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है भूगर्भिक तरंगे, और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, भूगर्भिक तरंगे। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो धरातलीय शैलों के साथ में आंतरिक परतों से जब ऊपर की तरफ, सतह की तरफ, धरातल की तरफ आती हैं, तो रास्ते में जितने भी धरातलीय शैल पड़ते हैं सबसे टकराते हुए जाएंगी, सबसे अन्योन्य क्रिया करते हुए जाएंगी, तो एक नया प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है जिनको हम धरातलीय तरंग कहते हैं। क्योंकि जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं, वो धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया करती हैं और वहाँ से एक नया तरंग जनरेट होता है जिसको हम धरातलीय तरंग कहते हैं। तो दो प्रकार के तरंग आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला है भूगर्भिक तरंग, जो तरंग उद्गम केंद्र से ऊर्जा के रूप में बाहर आएंगी, फिर धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया करने के बाद भूगर्भिक तरंगे एक नए तरंग का निर्माण करती हैं जिसका नाम है धरातलीय तरंग, जिनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो भूगर्भीय तरंगे होती हैं, भूगर्भीय तरंगे जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। तो भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव होता है, एक एस वेव होता है। तो पी वेव और एस वेव, आइए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। पी वेव से रिलेटेड आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। तो पी वेव्स की बात करें तो पी और एस वेव्स होती हैं। तो भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की पी तरंगे और एस तरंगे होती हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंग है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंग है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप की उत्पत्ति होने के बाद धरातल पर पहुंचने वाली तरंग, सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पी तरंग। पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचती हैं धरातल पर। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती, और साथ में जो पी तरंग होती हैं ये भूकंप लेखी जो यंत्र होता है, भूकंप मापी यंत्र, तो भूकंप मापी यंत्र पर ये सबसे पहले जो है इसको हम भूकंप मापी यंत्र पर सबसे पहले अभिलेखित भी करते हैं। तो जो पी तरंग होती हैं सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर पहुंचती हैं, उसके बाद एस तरंगे पहुंचती हैं, और सबसे लास्ट में जो है जो एल तरंगे पहुंचती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। तो पी और एस किस प्रकार की तरंगे हैं? तो पी और एस भूगर्भिक तरंगे हैं, और धरातलीय तरंगों को हम एल वेव्स बोलते हैं, एल वेव्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान रखना है कि पी तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। तो पी तरंग ध्वनि तरंग होती हैं, और ये जो है गैस, तरल और ठोस तीनों के प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती हैं। तो पी तरंगों का आप रट लीजिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस, तरल और ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से पी तरंगे गुजर सकती हैं। पी तरंगे के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ध्वनि तरंग का मतलब हो गया साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की तरीके से होती हैं, और साउंड वेव्स चूंकि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे भी क्या हो जाएंगी? अनुदैर्घ्य तरंगे। ये भी आपको याद रखना, ये पूछा गया था आपसे प्रश्न तैयारी 1 में। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। और अनुदैर्घ्य तरंग का काम क्या होता है? तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं उसमें तरंगों से जो कंपन की दिशा होती है वो तरंग की दिशा के समानांतर पैरेलल होती है, कुछ इस प्रकार से। तो पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, और जो भी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। तो पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो पी तरंगे होती हैं, पी तरंगों के दबाव के कारण पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, और सेलों में संकुचन एवं फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। तो पी तरंगों के कारण सेलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है, ये आपको याद रखना परीक्षा दृष्टि से। तो पी तरंगों के कारण सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अब आते हैं एस तरंगों पर। एस तरंगों की बात करें तो एस तरंगे, एस वेव्स, एस फॉर सॉलिड। तो ध्यान रखिएगा जो एस तरंगे होती हैं केवल और केवल जो है ये ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। तो एस वेव्स, एस फॉर सॉलिड, तो जो है सॉलिड से ही केवल गुजर सकती हैं। याद रख लीजिएगा इस तरीके से, पी वेव सबके लिए हैं, एस वेव केवल सॉलिड से गुजर सकती हैं। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं, पहले पी वेव पहुंचेंगी फिर एस वेव पहुंचेंगी, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, इनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं।
एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर आपको बताया गया है कि ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। फिर यहाँ पर बात करें, जो एस तरंगे होती हैं, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, और जब भी ऐसा कोई भी तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है तो ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। तो जो एस तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और आप सभी को पता है कि प्रकाश तरंग, जिसको हम लाइट वेव बोलते हैं, तो प्रकाश तरंग भी जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो जो एस तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसे पी तरंग ध्वनि तरंग के समान थी, उसी प्रकार एस तरंग जो है प्रकाश तरंग के समान है, दोनों ही अनुप्रस्थ हैं। तो एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अर्थात जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। तो याद रखिएगा, पी वेव की अगर हम बात करें तो ये सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा करेंगी, और एस वेव्स या एस तरंगे जिस पदार्थ से गुजरेंगी उसमें उभार व गर्त बनाएंगी। और साथ में यहाँ पर बात करें, धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। तो जो धरातलीय तरंगे होती हैं जिनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं, सरफेस वेव्स, और अल्फ़ाबेट में हम एल वेव्स बोलते हैं। तो जो एल वेव्स होते हैं या सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे होती हैं, भूकंप लेखी पर सबसे अंत में अभिलेखित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ये विनाशकारी भी होते हैं। और जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये पी और एस का मिक्स होते हैं, पी और एक्स का मिक्स होते हैं। तो इनमें दोनों प्रकार की गति होती है, और इनमें शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। जो 2015 में नेपाल का भूकंप आया था, तो उससे ज़्यादातर आप में से जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सभी ने उस भूकंप को फील किया होगा। तो उस समय जो मूवमेंट्स हो रहे थे जिस टाइप के, वो कुछ मतलब काफ़ी हद तक जो है वहाँ पर धरातलीय तरंगों का आप लोगों को असर दिख रहा था, इतना भी ज़्यादा नहीं दिख रहा था। धरातलीय तरंगों का जो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होती हैं वो जो है वहाँ पे जहाँ पे भी इसका ओरिजिन होगा, उद्गम केंद्र होगा, उसके नज़दीक में जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ पर धरातलीय तरंगे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रभाव कम होता जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र का उद्भव, शैडो जोन के बारे में समझते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। शैडो जोन क्या होता है, तो भूकंप लेखी यंत्र सीस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती। इतना आपको मालूम हो गया है कि जो भूकंप लेखी यंत्र सीस्मोग्राफ होते हैं वहाँ पर भूकंपीय तरंगों को हम रीड करते हैं, अभिलेखित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन, अर्थक्वेक शैडो जोन बोलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में कोई भी भूकंप का जो तरंगे हैं वो अभिलेखित नहीं होती हैं। फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से, एपिसेंटर से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो 105 डिग्री के भीतर तक जो भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पी और एस का जो अभिलेखन होता है तरंगों का वो कब कहाँ तक होता है, तो 105 डिग्री तक, अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक। तो अधिकेंद्र से लेकर 105 डिग्री तक का जो एंगल बनता है वहाँ तक पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन होता है। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा दृष्टि से याद रखना है कि जो भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र जहाँ कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए पी और एस वेव, ध्यान रखिएगा, पी और एस वेव दोनों के लिए छाया क्षेत्र का काम करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पी और एस वेव के लिए जो छाया क्षेत्र है, शैडो जोन है, कितना है, तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में। तो परीक्षा दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि जो छाया क्षेत्र होता है पी और एस वेव का, पी और एस तरंग का छाया क्षेत्र कितना होता है साथ में, तो साथ में होता है 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है।
और ये दोनों प्रकार की तरंगों के लिए शैडो जोन है, छाया क्षेत्र है। 105 के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एस तरंगें हैं 105 के बाद कभी भी रीड नहीं की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो पी तरंगें होती हैं अधिकेंद्र से 105 डिग्री के परे केवल जो पी तरंगें होती हैं वही दर्ज करते हैं। तो एस तरंगें नहीं आती हैं। तो पी तरंगें 105 से लेकर, पी तरंगों की बात करें तो 105 से लेकर 145 के बीच में तो नहीं दिखती हैं, लेकिन 145 के बियॉन्ड ये रीड होती हैं। जैसे यहाँ फिगर में बताया गया है कि 145 डिग्री तक, 105 से लेकर 145 तक पी तरंग का छाया क्षेत्र है। फिर 145 के बाद जो है यहाँ से पी तरंगें प्राप्त हमें फाइनली हो जाती हैं। पी तरंगें हमें फाइनली प्राप्त हो जाती है। एस तरंगें जो है कहाँ तक दिखती हैं, तो एस तरंगें केवल 105 तक। पी तरंगें 105 से 145 के बीच में नहीं दिखेंगी और 105 से 145 के बीच में पी और एस दोनों नहीं दिखेंगी, लेकिन जो पी तरंगें होती हैं 145 के बाद दिख जाती हैं। ये करने का मतलब है। और जो एस तरंगें होती हैं वो 105 तक ही दिखती हैं, 105 के बाद ये नहीं दिखती हैं। 105 से 180 कह लीजिए, तो 105 से लेकर 180 यहाँ तक का पूरा जो एक जोन है ये पूरा एस वेव का है। तो इसलिए एस वेव का जो शैडो क्षेत्र है, छाया क्षेत्र, वो पी क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा है। तो पी तरंग का केवल इतना ही है, लेकिन अगर एस वेव का बात करें तो एस वेव का जो है पूरा यहाँ तक लगभग आता है। तो इसलिए जस्ट डबल हो जाता है। और यहाँ पर एक फैक्ट भी बताया गया है कि एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है न केवल विस्तार में बड़ा होता है वरन ये पृथ्वी के 40% भाग से अधिक है। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र बहुत बड़ा है और पी तरंगों का, और पी और एस तरंगों का 105 से 145 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम छाया क्षेत्र बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर है कि भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के प्रकार यहाँ पर कुछ बताया गया है। यहाँ से आपको एक प्रश्न भी पूछा गया था कि सबसे विनाशकारी भूकंप कौन से होते हैं, तो उस प्रश्न का जो आंसर था वो था विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो विवर्तनिक भूकंप जो होते हैं ये सामान्यतः यही आते हैं और ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जो विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप होते हैं सर्वाधिक नुकसान करते हैं। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप जो होता है विवर्तनिक भूकंप होता है। TRE 3.0 में जियोग्राफी में ये सवाल पूछा गया था। तो आपने देखा कि सवाल जो आपसे एग्जामिनर पूछता है वो कहीं ना कहीं जो है आपका NCERT से प्रश्न पूछता है। वहाँ पर एक भूकंप का प्रकार और भी दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और जो नेपाल का भूकंप आया था वो भी कैसा भूकंप था, तो विवर्तनिक टेक्टोनिक भूकंप। और जो विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप होते हैं इनका अगर हम बात करें तो स्थल मंडल का जो क्षेत्र है यानी पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक की गहराई में ये आते हैं सामान्यतः। तो इसलिए जब पृथ्वी की सतह पर कई बार जब तेज़ी से आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। फिर एक प्रकार का भूकंप आपको और याद रखना, प्लूटोनिक भूकंप। काफ़ी सारे अभ्यर्थी प्लूटोनिक भूकंप को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। तो प्लूटोनिक जो भूकंप होता है इसको हम डीप फोकस अर्थक्वेक बोलते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक का मतलब ये होता है कि जो इनकी जो गहराई है, ध्यान रखिएगा, जो विवर्तनिक भूकंप होते हैं ये 200 किलोमीटर तक का इनका गहराई होता है। इनका जो उत्पत्ति हो सकता है 200 किलोमीटर नीचे तक हो सकता है सामान्यतः, लेकिन जो प्लूटोनिक भूकंप होते हैं वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की गहराई वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अब बहुत ज़्यादा गहराई जब हो जाती है पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह तक पहुँचते पहुँचते जो प्लूटोनिक या डीप फोकस भूकंप होते हैं उनका जो एक कह सकते हैं कि उनके अंदर उतना दम नहीं बचता है कि वो ज़्यादा नुकसान कर पाए। तो जो प्लूटोनिक अर्थक्वेक होते हैं वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं और विवर्तनिक जो भूकंप होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। फिगर के माध्यम से सिंपल में समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका है 200 किलोमीटर की गहराई से निकला हुआ 200 किलोमीटर की गहराई से निकला हुआ 200 किलोमीटर की गहराई से निकला हुआ टेक्टोनिक या विवर्तनिक भूकंप। तो टेक्टोनिक भूकंप है या विवर्तनिक भूकंप है 200 किलोमीटर, यहाँ अर्थ का सरफेस है। और एक दूसरा भूकंप है जो 300 किलोमीटर की गहराई से आ रहा है। तो 300 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न हो रहा है, तो ये पृथ्वी की सतह पर उतना नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा जितना 200 किलोमीटर की गहराई से निकलने वाला, क्योंकि जितना पृथ्वी की सतह के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा पृथ्वी की सतह को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए टेक्टोनिक भूकंप सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बाकी इसमें जो फैक्ट्स हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
फिर आते हैं भूकंप की माप। यहाँ से आपको बार बार प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है। तो भूकंप की जो माप होती है, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय घटनाओं का जो मापन है, पहला है भूकंपीय तीव्रता के आधार पर, दूसरा है आघात की तीव्रता के आधार पर। तो 2 पॉइंट लिख लीजिए कि भूकंपीय घटना का मापन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, भूकंपीय तीव्रता के आधार पर, दूसरा है आघात की तीव्रता के आधार पर। फिर है पहला, भूकंपीय तीव्रता के आधार पर जो मापनी होती है, तो भूकंपीय तीव्रता की मापनी को हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। याद रखिएगा, भूकंपीय तीव्रता की मापनी को हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। बहुत बार आपसे बीपीएससी ने पूछा है सवाल। साथ में भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। तो जो भूकंपीय तीव्रता होती है, तो भूकंप के दौरान जो भी ऊर्जा तरंगों के रूप में मुक्त होती है उससे संबंधित होती है। मापनी के अनुसार जो भूकंप की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, तो जो भूकंप की तीव्रता होती है वो 0 से 10 तक होती है। तो जो जब भी हम रिक्टर स्केल से देखते हैं तो 0 से 10 के बीच में हम वैल्यू देते हैं कि इतने का। जैसे नेपाल का भूकंप था 7.4 का आया था रिक्टर स्केल पे, तो वही 0 से 10 के बीच में आ गया 7.4। तो इस प्रकार से। फिर अगला है आघात की तीव्रता या गहनता को जो है हिसाब से एक, तो आघात की तीव्रता के आधार पर जो मापनी है उसको हम मरकली स्केल बोलते हैं। तो मरकली स्केल या मरकली पैमाना बोलते हैं जब आघात की तीव्रता गहनता के आधार पर भूकंप को मापते हैं। मरकली वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसको दिया गया है। और यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो भी आघात पहुंचता है, जो भी नुकसान पहुंचता है झटकों से, भूकंपीय तरंगों से, ये उसकी जानकारी देता है। और इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। तो मरकली पैमाने का जो वैल्यू होता है 1 से 12 होता है, रिक्टर पैमाने का 1 से 10 होता है। क्लियर है? दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि भूकंप तीव्रता की जो मापनी होती है रिक्टर स्केल होती है, तो भूकंपीय तीव्रता को बताता है कि कितना तीव्र है। वहीं जो आघात की तीव्रता होती है कि कितना नुकसान पहुंचा, ये कौन बताता है? तो ये मरकली स्केल या मरकली पैमाना बताता है। तो झटकों से प्रत्यक्ष हानि को बताता है। क्लियर हो गया होगा आपको। और ये मरकली पैमाना भी आपसे बीपीएससी ने सवाल पूछा है। आगे बढ़ते हैं। फिर सुनामी की बात करें तो सुनामी क्या होता है? तो सुनामी जो है, सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पे हो। तो सुनामी कब आता है? जब भूकंप का जो अधिकेंद्र समुद्र में हो, महासागर में हो, और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में कोई भूकंप नहीं होता है, लेकिन ये लहरें उत्पन्न होती हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। तो समंदर के अंदर पानी है, और पानी में जब भूकंप उत्पन्न होती है तो भूकंप उत्पन्न होने के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। उन्हीं लहरों को हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। और सुनामी तरंगों को हम जो मापते हैं, सुनामी तरंगों से रिलेटेड है ग्रेट हार्बर वेव। ध्यान रखिएगा, ग्रेट हार्बर वेव ये सुनामी से रिलेटेड है। ग्रेट हार्बर वेव्स जो है वो सुनामी के मापन से रिलेटेड है। इनके लिए एक ऊंचाई का रखा गया। आप में से कोई कमेंट करके बताइए कि सुनामी आने के लिए कितनी ऊंची लहरें होना आवश्यक है, कि अगर इतनी ऊंचाई की लहरें होंगी, इतनी मीटर ऊंचाई की लहरें होंगी, तो हम उसको सुनामी का नाम देते हैं। ग्रेट हार्बर वेव्स इससे रिलेटेड है, सुनामी से। अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की संरचना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पृथ्वी की संरचना में भूपर्पटी क्रस्ट मेंटल कोर होता है। तो क्रस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, भूपर्पटी के बारे में। तो यह ठोस पृथ्वी का सबसे बड़ा बाहरी भाग होता है। बहुत ही भंगुर या ब्रिटल भाग होता है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की जो मोटाई होती है महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग होती है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में बहुत कम होती है। महासागरों के नीचे जो भूपर्पटी की मोटाई होती है महज 5 किलोमीटर औसतन। तो औसतन 5 किलोमीटर महासागरों के नीचे होती है। महाद्वीपों के नीचे जो औसतन भूपर्पटी की मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर तक होती है। लेकिन जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे जो भूपर्पटी की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर, डबल हो जाता है। तो उसमें हिमालय का भी क्रस्ट ऐड हो जाता है। तो भूपर्पटी की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर हिमालय पर्वत श्रेणी में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिमालय में है। और वैसे औसतन महाद्वीप का कितना? 30 किलोमीटर तक है। फिर भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना होता है जिसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं। महाद्वीपीय पर्पटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो महाद्वीपीय पर्पटी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, तो वो ग्रेनाइट का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट का बना होता है, या महाद्वीपीय पर्पटी ग्रेनाइट की चट्टानों की बनी होती है। भारी चट्टान होते हैं और इनका जो घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये सब आपसे नहीं पूछेगा।
यहाँ आपको ध्यान रखना कि महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट की निर्मित होती हैं। तो जिस प्रकार महाद्वीपीय जो भूपर्पटी होती है ग्रेनाइट की बनी होती है, वैसे ही महासागरों के नीचे की जो भूपर्पटी होती है बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट या बसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। और महासागरों के नीचे इसका जो घनत्व होता है 2.7। तो कुल मिलाकर जो महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है उसका घनत्व ज़्यादा है किससे, महासागरीय भूपर्पटी से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है स्थल मंडल क्या होता है। तो भूपर्पटी और ऊपरी जो सर्वाधिक ठोस मेंटल का पार्ट होता है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल में भूपर्पटी क्रस्ट भी आता है और मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है वो भी आता है यहाँ पर, और यहाँ तक आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्रस्ट और मेंटल अलग कैसे होता है। क्रस्ट और मेंटल अलग कैसे होता है, तो क्रस्ट और मेंटल ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि क्रस्ट और मेंटल, यहाँ क्रस्ट हो गया और नीचे मेंटल आपको दिख ही रहा है। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसको हम जो है महो असंताप्य बोलते हैं। दिया भी गया है यहाँ पर, तो महो या नाम याद रखिएगा। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है महो। महो डिस्कंटिन्यूटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में असंताप्य। यहाँ पे वर्ड एक बार देख लेते हैं। तो महो असंतत्य, असंतत्य का मतलब होता है कि एक बाउंड्री कह लीजिए, सीमा रेखा कह लीजिए। तो महो असंतत्य जो होता है ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, महो हो गया। फिर मेंटल को कोर से कौन अलग करता है, तो मेंटल को कोर से अलग जो करता है उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। लिख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो गुटेनबर्ग अलग करता है मेंटल को कोर से, क्लियर है। इसके अलावा आंतरिक कोर को बाहरी कोर से कौन अलग करता है, आंतरिक कोर को बाहरी कोर से कौन अलग करता है, तो आंतरिक कोर को बाहरी कोर से अलग करता है लहमन। लहमन असंताप्य जो होता है वो आंतरिक कोर को बाहरी कोर से अलग करता है। गुटेनबर्ग किसको अलग करता है, तो मेंटल को कोर से। महो किसको अलग करता है, क्रस्ट को मेंटल से। अब आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। महो असंताप्य से प्रारंभ होकर 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो मेंटल कहाँ तक पाया जाता है, तो महो असंताप्य से स्टार्ट होगा और वहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाएगा। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बल मंडल होता है, स्टेनोस्फेयर होता है। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको हम दुर्बल मंडल या स्टेनोस्फेयर कहते हैं, और इसका जो विस्तार होता है वो 400 किलोमीटर तक आका जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो ऊपरी मेंटल का पार्ट होता है वो किस में जाता है, दुर्बलता मंडल में, दुर्बलता मंडल में, स्टेनोस्फेयर जिसको बोलते हैं। और भूपर्पटी का और 400 किलोमीटर तक होता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि लावा जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों में किस भाग से निकलता है, तो आंसर हो जाएगा दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फेयर। तो स्टेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है, तो उसका मुख्य स्रोत दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फेयर होता है। भूपर्पटी एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है ये मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो स्थल मंडल किसको कहते हैं, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग। तो भूपर्पटी हो गया और साथ में भूपर्पटी हो गया और साथ में जो मेंटल है, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है दुर्बलता मंडल कह लीजिए, स्टेनोस्फेयर, तो ये मिलाकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रोड पे आते हैं, कोर पे आते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। तो क्रोड और मेंटल की जो सीमा है 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, और इस सीमा को हम क्या बोलते हैं, तो गुटेनबर्ग बोलते हैं। बाह्य कोर, आउटर कोर जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, ये आपको याद रखना परीक्षा दृष्टि से। बाह्य क्रोड या आउटर कोर तरल अवस्था में होता है, आंतरिक कोर या इनर कोर जो है ये ठोस अवस्था में होता है। तो ये रट लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाह्य कोर किस अवस्था में होता है, तो तरल अवस्था में। इनर कोर किस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में होता है। फिर एक केंद्र में 6300 किलोमीटर तक की गहराई तक का जो घनत्व होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 6300 किलोमीटर तक की गहराई तक जो डेंसिटी या घनत्व होता है कितना हो जाता है, तो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्रोड भारी पदार्थों से बनता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं घनत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर हम जब देख रहे थे महाद्वीपीय क्रस्ट में तो 3 था, 2.7 था, 2.7 से 3 के बीच में था, लेकिन यहाँ पर आकर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। तो यहाँ से पता चलता है कि क्रोड जो है भारी पदार्थों से मिलकर बना है, जिसको हम निकिल और फेरम के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम जो
क्रोड वाला पार्ट होता है उसको निफे परत के नाम से भी जाने जाते हैं। सियाल बोलते हैं क्रस्ट को, सीमा बोलते हैं मेंटल को, और कोर बोलते हैं, कोर को क्या बोलते हैं, निफे परत बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी से संबंधित स्थल स्वरूप के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी ध्यान रखिएगा मैग्मा के रूप में बाहर आता है, और मैग्मा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो दुर्बल मंडल से होती है, दुर्बल मंडल से, एस्थेनोस्फीयर से होती है। जब मैग्मा अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब मैग्मा बाहर आ जाता है पृथ्वी की सतह पर तब हम उसको लावा बोलते हैं। ये फर्क होता है। और जो मैग्मा होता है वो तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। तो तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर जब धरातल पर पहुंचता है तब उसको लावा कहते हैं, और यही तरल चट्टानी पदार्थ जब अंदर रहता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में तो मैग्मा कहलाता है, और जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंच जाएगा तो हम उसे लावा कहेंगे। और जो भी पदार्थ धरातल पर पहुंचता है तो उसमें काफ़ी कुछ होता है, जैसे लावा प्रवाह होता है जो बहकर जाता है लावे के साथ में, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा होता है जिसको हम पायरोक्लास्टिक डेब्रिस बोलते हैं, ज्वलखंड सिम कहते हैं, ज्वालामुखी बम होते हैं जो फटते भी रहते हैं टाइम टू टाइम, राख होता है, धूलकण होता है, गैस होती है जैसे कि नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, सल्फर के यौगिक होते हैं, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन, ये सब गैसें होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो नाइट्रोजन के यौगिक NO2 गैस वगैरह, NO2 गैस वगैरह निकलती है, सल्फर यौगिक हो गया, SO2 गैस निकलती है, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सील्ड वॉल्केनो क्या होते हैं, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में ध्यान रखिएगा बेसाल्ट प्रवाह का छोड़कर, बेसाल्ट प्रवाह चूंकि बहकर जाता है तो बहुत बड़ा होता है, उसको आप छोड़ दीजिए, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी होता है। तो सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी होता है। हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी होते हैं इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो हवाई द्वीप पे कौन से ज्वालामुखी इसके अच्छे उदाहरण, तो उसका आप नाम लिख लीजिए, मौना लोआ और मौना किया। मौना किया आपको हमने NCERT में पढ़ा रखा है अभी जल्दी ही, तो मौना किया, तो मौना लोआ और मौना किया हवाई द्वीप USA के पार्ट हैं। तो वहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, और ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। सील्ड ज्वालामुखी पर यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाया गया है, और तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जो तरल लावा होता है ठंडा हो जाता है, उसी से इनका निर्माण होता है। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल जो तीव्र नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज्वालामुखी है उसका जो ढाल है बहुत ज़्यादा मतलब तीव्र नहीं है, पहाड़ की तरह नहीं, इस तरीके से नहीं है। तीव्र मतलब इस तरीके से हो गया पहाड़ की तरह, तो इस तरीके से नहीं है। तो ढाल तीव्र बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मतलब थोड़ा बहुत तो है ही, कम मतलब ढाल तीव्र नहीं होता है। फिर अन्यथा बम विस्फोट होना इनकी विशेषता है। तो फिर अब आते हैं, इनमें बम विस्फोट भी होता रहता है। ज्वालामुखियों से लावा फवारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोन बनाता है जिसको हम सिंडर शंकु बोलते हैं। तो सिंडर कोन ध्यान रखिएगा कि जब एक शंकु बन जाता है, ज्वालामुखी से लावा फवारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ से एक शंकु बना लेता है, कोन बना लेता है, तो उसे हम सिंडर शंकु के रूप में जानते हैं। सिंडर शंकु यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है। तो जो मिश्रित ज्वालामुखी होता है ये ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे एवं गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। तो इसमें भीषण विस्फोट होता है और इनमें लावा के साथ में भारी मात्रा में जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं, राख भी धरातल पर पहुंच जाते हैं। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिन्हें हम जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। और मिश्रित ज्वालामुखी का जो उदाहरण आप लिख लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो माउंट फूजी जो कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, तो माउंट फूजी याद रखिएगा, माउंट फूजी मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, ज्वालामुखी कैल्डेरा क्या होता है, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। और इनमें विस्फोट होता है तभी ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय जब इनमें विस्फोट होता है तो ये स्वयं नीचे धंस जाते हैं, और धंसे हुए विध्वंस गर्त में लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उन्हें ही ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं, जिन्हें कैल्डेरा बोलते हैं। तो ज्वालामुखी जहाँ पे भूकंप मतलब इस तरीके से समझिए आप कि एक तालाब नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुंड बन जाता है, जिसी को हम
ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं। जब विस्फोट होता है तो ऊंचा ढांचा बनने के बजाय ये स्वयं धंस जाते हैं, तो ये पार्ट धंस जाता है और धंसने के बाद एक गर्त बन जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, इन्हीं को हम ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों का कुछ जो है स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखने हैं। ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र होते हैं बहुत दूर तक ये तैरकर जैसे जा सकते हैं, फ्लो करते हुए बहते हुए जा सकते हैं, जैसे नदी का पानी बहता है वैसे ही, लेकिन गाढ़े होते हैं लेकिन फिर भी ये जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में क्या है, तो दक्कन ट्रैप। तो भारत का जो दक्कन ट्रैप है जिसमें महाराष्ट्र पठार का अधिकतर भाग पाया जाता है, तो बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। बहुत पहले यहाँ पर लावा प्रवाह हुआ था और फिर आज के डेट में तो इस्टेब्लिश हो गया और इसी पे काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो जो बसाल्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, जो काली मिट्टी है किससे रिलेटेड है, बसाल्ट से रिलेटेड है। तो बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से रिलेटेड है और भारत का दक्कन ट्रैप बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का उदाहरण है, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला होती है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो अभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। ये कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। तो जो मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी होते हैं ये अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और पानी के अंदर, समुद्र के अंदर छोटे छोटे जो है पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं। फिर ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ कुछ होती हैं। तो ज्वालामुखी जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अंतर्वेदी आकृतियाँ होती हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है वो ठंडा होता है और ठंडे होने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो आग्नेय शैल किससे बनती हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उससे। और लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है, धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैलों में ही जमा हो जाता है। तो दो तरीके से लावा ठंडा होता है, या तो पृथ्वी के आंतरिक परतों में हो जाए या बाहर हो जाए। लावा के ठंडा होने के स्थान पर आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला है ज्वालामुखी शैल, जब लावा धरातल पर पहुंच कर ठंडा होगा। तो ज्वालामुखी शैल किसको बोलेंगे, जब लावा धरातल पर पहुंच कर ठंडा होगा। पातालीय प्लूटोनिक शैल कब बोलेंगे, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल, भूपटल का मतलब पृथ्वी की सतह पर, तो जब लावा भूपटल के भीतर, पृथ्वी की सतह के अंदर बोल रहा है, तो भूपटल के नीचे ठंडा हो जाएगा तो कई आकृतियां बनती हैं। इन्हीं आकृतियों को हम अंतर्वेदी आकृतियां बोलते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म्स बोलते हैं और इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पातालीय शैल होते हैं, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है तो इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। जब लावा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाएगा तो कई आकृतियाँ बनेंगी, जैसे जो उदाहरण देख लीजिए। तो अंतर्वेदी आकृतियों के इंट्रूसिव फॉर्म्स के उदाहरण आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखने हैं। बैथोलिथ याद रखना है, बाकी एक बार पिक्चर में देख लीजिएगा। लैकोलिथ याद रखिएगा, तो बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, पहला उदाहरण है बैथोलिथ। तो मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा होता है तो गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, इसी को हम बैथोलिथ बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही ये स्ट्रक्चर बनते हैं और ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। लैकोलिथ क्या होता है, तो गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं, गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबद नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो लैकोलिथ कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक के पठार में। फिर फैकोलिथ आपको ध्यान रखना है। फैकोलिथ जो होता है कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति और अभिनति के तल में लावा का जमाव हो जाता है और ये परतदार लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं, इन्हें ही फैकोलिथ कहते हैं। तो एक बार फिगर के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फिगर उतना क्लियर है नहीं, चलिए ऐसे ही बनाकर बता देते हैं आपको। जो फैकोलिथ होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से। अपनति और अभिनति के बीच में, अपनति और अभिनति के बीच में यहाँ पर मैग्मा परतदार बन जाता है और इसी को हम फैकोलिथ, इस स्ट्रक्चर को हम फैकोलिथ स्ट्रक्चर बोलते हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों में।
फिर है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। तो जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है क्षैतिज तल में, मतलब इस तरीके से, तो चादर के रूप में जब एक ठंडी हो जाती है तो उनको सिल या शीट कहते हैं। कम मोटाई वाले जमाव को हम शीट बोलते हैं। कम मोटाई रहेगी तो शीट रहेगी, ज़्यादा मोटाई रहेगी तो उसको हम सिल कहेंगे। फिर डाइक क्या होता है? तो जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है। तो जो लावा का प्रवाह होता है दरारों में, तो धरातल के लगभग समकोण होता है। धरातल इस तरीके से अगर हो रहा है तो इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो दीवार की भांति संरचना बनाता है। इसी संरचना को हम डाइक कहते हैं। तो डाइक याद रखिएगा। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो डाइक उद्गार जो है ये दक्कन ट्रैप से भी रिलेटेड है। प्रश्नों पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो प्रत्यक्ष सोर्सेस में हमने देखा था ज्वालामुखी प्रत्यक्ष सोर्स है, भूकंपीय तरंग अप्रत्यक्ष सोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का चुंबकत्व भी अप्रत्यक्ष सोर्स है। दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो दक्कन ट्रैप की जो सेल समूह वो किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का? तो ज्वालामुखी उद्गार में प्रवाह, ज्वालामुखी का प्रवाह हुआ है, प्रवाह मतलब बहते हुए, और उस प्रकार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। शील्ड की बात करें तो मौना लिया और मौना किया है। मिस्र की बात करें तो माउंट फूजी है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल की बात करें तो भूपटल और ऊपरी मंडल का जो पार्ट होता है, इस प्रकार से समझिए। ये मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया। तो मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है ये इतना समझ लीजिए। तो ये पूरा जो पार्ट होता है ये स्थल मंडल का निर्माण करता है, जिसमें भूपटल यानी क्रस्ट तो है ही, भूपरपटी तो है ही पूरी, साथ में मेंटल का जो ऊपर वाला भाग है वो है। उन्हीं दोनों को मिलाकर स्थल मंडल बोलते हैं। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। तो संकुचन व फैलाव कौन लाती हैं? पी तरंगे लाती हैं। गर्त कौन लाती हैं? तो गर्त जो है एस तरंगे लेके आती हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी का इस बुक से एक चैप्टर और बचेगा जो आपके लिए परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अन्य चैप्टर हैं उसको हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो वहाँ से जरूरी है परीक्षा दृष्टि से, बस उतना हम आपको करा देंगे। बाकी पूरा बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद एक आखिरी चैप्टर आएगा तो आपका 11th का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। 12th ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ाने वाले, वो आपके काम का भी नहीं है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी नहीं आएंगे। बाकी 6 से 10 तक का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। 11th भी अब कल तक का उम्मीद करते हैं कि 11th क्लास का जो ज्योग्राफी है वो आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए जो है प्रयास करेंगे कि साइंस की जो कुछ क्लासेस हैं वो लेके आए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।